दिन का समय था और सूरज आसमान में चमक रहा था। उस दिन सर्वाइवल ओलंपियाड की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट मैजिक टावर में होगा, जो अनगिनत जगहों से बना है, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई को मापना असंभव है। इसके अंदर इस साल के सर्वाइवल टूर्नामेंट के लिए नक्शा रेड एंड ब्लैक माउंटेन का जंगल इंतजार कर रहा था। जब रात हुई तो सांचो और बाकी लोगों ने अपने हथियार उठाए और जंगल में भागना शुरू कर दिया। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं और हर एक के पास निर्धारित स्वास्थ्य बिंदु थे। वे जानते थे कि प्रत्येक स्कूल के छात्रों को टीमों द्वारा यादृच्छिक स्थानों पर बुलाया गया था और टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण नियम पहाड़ी जंगल के अथक वातावरण के अनुकूल होकर जीवित रहना था, बिना अपने निर्धारित एचपी शील्ड को शून्य तक पहुंचने दिए। उस पल एक राक्षस ने गति प्राप्त करने के लिए जोर से जमीन पर कदम रखा। यह देखकर पिग्गी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। क्रोध से चमकती आंखों वाला एक विशालकाय राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। सांचो और अन्य लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया और उनका ध्यान राक्षस पर केंद्रित हो गया। राक्षस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन पर झपटा। वह उनके ऊपर उतरा और अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। सिंक्लेयर की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राक्षस के हमले से बचाने के लिए उनके चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल तैयार कर ली। सामने खड़े सांचों ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और राक्षस को घूरने लगा। वह टैंक था, सिंक्लेयर मरहम लगाने वाला था, पिग्गी रणनीतिकार थी, ट्यूडर डीपीएस था और बियांका तीरंदाज थी। एक नियम था जिसके अनुसार प्रतिभागियों को जंगल के जादुई जानवरों से भागकर या इसके विपरीत अंक अर्जित करने के लिए उनका शिकार करके जीवित रहने की अनुमति थी। एक गंभीर नजर से पिग्गी ने ट्यूडर की ओर रुख किया और कहा कि वे अगले हमले तक जानवर का ध्यान भटकाएंगे। उसने सांचो से यह भी कहा कि एक बार जब उसकी ढाल समाप्त हो जाए तो उसे सिंक्लेयर और बियांका को ले जाने का ध्यान रखना चाहिए। ट्यूडर ने पिग्गी को देखना शुरू किया और अपना सिर हिलाया। फिर पिग्गी ने बियांका और सिंक्लेयर की ओर रुख किया और उनसे कहा कि जब वह और ट्यूडर जानवर का ध्यान भटका रहे हों तो उन्हें उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना लगाना चाहिए। सिंक्लेयर, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए थी, और बियांका ने पिग्गी को देखना शुरू किया और अपना सिर हिलाया। राक्षस क्रोधित हो गया, अपनी मुट्ठी कस ली और फिर से हमला करने के लिए तैयार होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर पिग्गी और अन्य लोग उसकी ओर दौड़ने लगे और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे इस जानवर को हराने के लिए तैयार थे। एक उग्र निगाह से जानवर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ट्यूडर ने छलांग लगाई और हमले को चकमा दिया, जिससे उसकी मुट्ठी चट्टानों से टकरा गई। एक चिंतित भाव के साथ पिग्गी नीचे झुक गई और आखिरी सेकंड में हमले को भी चकमा दे दिया। राक्षस और भी क्रोधित हो गया और अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने लगा, और जब वह विचलित था, सिंक्लेयर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बियांका को एक बफ लगाया। वह खड़ी हो गई और अपने धनुष से राक्षस पर निशाना लगाने लगी, गोली चलाने के लिए तैयार। संभावित हमले से उन्हें बचाने के लिए सांचो उनके सामने खड़ा था। कई सेकंड बीत गए और यह देखकर कि बियांका ने अभी भी धनुष नहीं चलाया था, ट्यूडर की आंखें भ्रम से भर गईं। सिंक्लेयर ने अपने जादुई डंडे को कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। बियांका की आंखें, जो धनुष से राक्षस पर निशाना साध रही थी, चमकने लगीं। उसने अपनी सारी शक्ति तीर की नोक पर केंद्रित करना शुरू कर दिया और कहा कि वह लगभग गोली चलाने के लिए तैयार है। हमला करने के बाद उसने गोली चलाई। तीर इतना शक्तिशाली था कि उसने राक्षस के शरीर के एक हिस्से को छेद दिया। कुछ ही देर बाद वह मर गया और जमीन पर गिर गया।
पिग्गी ने पलटकर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि राक्षस बहुत करीब था। ट्यूडर, जो राक्षस की लाश को देख रहा था, यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या बियांका ने जानबूझकर देर से गोली चलाई थी। बियांका ने अपने हाथ कमर पर रखे और अहंकारी भाव से कहा कि उसे ट्यूडर को बचाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए थी, और उसने सोचा कि शायद उसे बाद में गोली चलानी चाहिए थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे कुछ उलझन महसूस हुई। सांचो और सिंक्लेयर की आंखें भय और चिंता से भर गईं। वे घबरा गए और ट्यूडर और पिग्गी को भाग जाने के लिए कहा। ट्यूडर और पिग्गी ने पलटकर देखा और कुछ उलझन में थे। उन्हें पता नहीं था कि आग का एक शक्तिशाली विस्फोट उनकी ओर आ रहा था। आग का विस्फोट हुआ, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ। जिस व्यक्ति ने आग के विस्फोट को बुलाया था, उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और क्रोधित होकर कोलोसियो अकादमी के छात्रों को कीड़े कहा। यह कोई और नहीं बल्कि फिलिपस था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जबकि उसका शरीर शक्तिशाली लपटों से घिरा हुआ था, एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था कि वे पदानुक्रम में जादू टॉवर से ऊपर थे। वर्तमान में उसके पास 83 एचपी अंक थे। वास्तविकता यह थी कि शिकार जो अंक जोड़ सकता था वह लोग भी हो सकते थे। ग्रैनुल जंगल से गुजर रहा था। उसके पास 77 एचपी अंक थे। उसकी आंखें थकावट से भरी थीं और उसका चेहरा पसीने से भरा था। उसने अपना हाथ पोंछा और पसीना पोंछा। जंगल में चलते चलते उसकी ऊर्जा गायब हो गई और उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है कि वास्तविक दुनिया में ऐसा नारकीय जंगल हो। उसने यह भी सवाल किया कि बाकी लोग कहाँ चले गए। वह विकर और बास्करविले के तीनों बच्चों की कल्पना करने लगा। ग्रैनुल को पागलों की तरह पसीना आने लगा और यह देखकर उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं कि उन्होंने इतनी लापरवाही से काम किया है, और वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या उन्हें पहले ही खत्म कर दिया गया है और वेटिंग रूम में भेज दिया गया है। उसे याद आने लगा कि ट्रेन की गाड़ी में क्या हुआ था। उसके अनुसार वे पूरी तरह से बेकार लोग थे। उसने अफसोस के साथ सोचा कि अगर उसने उस समय अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी होती, तो वह उन लोगों को उनकी जगह पर ठीक से रखता। तभी हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी और इसने ग्रैनुल का ध्यान खींचा। वह खुद को शर्माने से नहीं रोक सका और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। उसके मुंह में पानी भर आया क्योंकि उसे खाने की महक आ रही थी। उसने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए महक के निशान का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के बीच में खाने की महक फैलाना ऐसा था जैसे कोई बोर्ड लगा रहा हो जिस पर लिखा हो, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले जाओ। कुछ ही देर बाद दूर से उसने एक कैंप फायर देखा और सोचा कि उसे मुफ्त में खाना मिल गया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जमीन पर रखे जाल को चालू कर दिया। यह महसूस करते ही उसने नीचे देखा और उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रस्सी उसके पैर के चारों ओर लिपट गई, जिससे वह उल्टा हो गया। ग्रैनुल घबरा गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे नहीं पता था कि जाल किसने लगाया था और उसने तुरंत नीचे उतारने की मांग की। जाल लगाने वाला व्यक्ति एक तीरंदाज था। वे ग्रैनुल की ओर चलने लगे और यह देखकर कुछ उलझन में पड़ गए कि उसने जाल चालू कर दिया था। ग्रैनुल का ध्यान उन पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। जाल लगाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि विकिर और तीनों थे। हमारे लड़के के पास 100 एचपी पॉइंट थे, जबकि अन्य के पास 95, 96 और 97 थे। विकिर ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया। तीनों ने अपने हाथ कमर पर रखे और ग्रैनुल को घृणा से देखने लगे। उसके लिए यह एक अपमान था।
उन्होंने जाल को निष्क्रिय कर दिया और ग्रैनुल को नीचे उतारा और फिर वे अलाव के चारों ओर बैठ गए। जब तीनों चुप थे, ग्रैनुल विकिर के बगल में बैठ गया और एक जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। उन्होंने अलाव पर कुछ मांस तैयार करना शुरू कर दिया। ग्रैनुल का ध्यान तंबू पर था और उसका मन आश्चर्य से भर गया। वहां न केवल भोजन था, बल्कि एक तात्कालिक तंबू भी था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कौन कर सकता है। तीनों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। हाई बोरो ने कहा कि आम आदमी विकिर ने यह सब किया है। मध्यम और निम्न बोरो ने सिर हिलाया। एक जिज्ञासु भाव के साथ ग्रैनुल ने अपनी उंगली से विकिर की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या किसी आम आदमी ने यह सब किया है। इस विचार को झूठ बताकर खारिज कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि विकिर जैसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। हमारा लड़का चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। तीनों बच्चे उसे घूरने लगे और उनकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। ग्रैनुल ने अपने हाथ ऊपर उठाए और घबराते हुए कहा कि वह बस यह जानना चाहता था कि विकिर ने यह सब कैसे किया। ग्रैनुल की नाक के नीचे से खाने की महक आने लगी। वह अपने दांतों को कसकर भींचने और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे आश्चर्य हुआ कि 7 महान परिवारों के सदस्य के रूप में उसे एक आम आदमी की राय के बारे में क्यों चिंता करनी पड़ी, और उसे यह भी लग रहा था कि बास्करविले के वे मूर्ख उसके लिए पर्दा डाल रहे थे। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और एक आह भरी। विकिर और बाकी लोग चुपचाप देखने लगे। तीनों बच्चे उस पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। यह देखकर ग्रैनुल और भी क्रोधित हो गया। वह इतना अपमानित था कि वह मरना चाहता था। विकिर ने मांस का एक टुकड़ा ग्रैनुल के चेहरे के पास लाया और कहा कि वे राक्षसों को आकर्षित करने के लिए इसे भून रहे थे, लेकिन अगर वह चाहे तो थोड़ा खा सकता है क्योंकि वे पहले ही खा चुके थे। उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मांस का टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि विकिर उसके साथ इतना उदार क्यों हो रहा है। हमारे लड़के की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने कहा कि वह इसलिए उदार हो रहा है क्योंकि ग्रैनुल टीम का नेता था। ग्रैनुल कुछ उलझन में था। विकिर जानता था कि ग्रैनुल का जहर जंगल में भी काम आ सकता है, और उसने सोचा कि वह बाद में उनके काम आ सकता है। ग्रैनुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने से खुद को नहीं रोक सका। वह उस शापित आम आदमी के बारे में सोच रहा था। वह जिसने उसे इतना नीचा देखा था। उसे एहसास हुआ कि विकिर जितना उसने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। उसने भुना हुआ मांस लिया और आंखों में आंसू भरकर खाने लगा। उसके HP पॉइंट 77 से 90 हो गए। विकिर और बाकी लोग चुपचाप विस्मय में खड़े होकर देख रहे थे। बाद में किसी ने तेज गति से एक तीर चलाया, जो भाग रहे एक राक्षस के पैर में जा लगा। तीर चलाने वाला व्यक्ति विकिर था। उसके बगल में ग्रैनुल था, जिसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से तीर चलाना शुरू किया। उसकी जहरीली शक्ति को देखकर उत्साह से चमकती आंखों के साथ तीनों ने राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। भालू और सींगों के आकार वाला राक्षस क्रोधित हो गया। वह पलटा और दहाड़ने लगा। लेकिन तीनों ने तेजी से हमला किया और राक्षस को घायल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वह मर गया और जमीन पर गिर गया। विकिर ने खुलासा किया कि वे पहले ही 30 जानवरों का शिकार कर चुके थे। तीनों खुश थे क्योंकि यह बहुत आसान था। विकिर ने जमीन की ओर देखा और बताया कि अगर उसे शीर्ष 10 में जगह बनानी है तो उसे और शिकार करना होगा। ग्रैनुल का ध्यान और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसे नहीं पता था कि केवल विकिर ही अन्य छात्रों के बजाय राक्षसों का शिकार क्यों करता है,
क्योंकि उसे याद था कि शिकार करने वाले छात्रों को अधिक अंक मिलते हैं। विकिर ने अपना सिर उठाया और अपने विचारों में डूब गया। ग्रैनुल और भी अधिक जिज्ञासु हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या है। विकिर की आंखें चमकने लगीं। यह सब जाना पहचाना लग रहा था। जीवित रहने का स्कोर, राक्षसों का शिकार करने का स्कोर, यहाँ तक कि दूसरों को पीछे छोड़कर प्राप्त किए गए अंक, यह सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तब भी उसने दूसरों की निगाहों से बचते हुए राक्षस को पकड़ा था और परीक्षणों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह परीक्षण स्थल भी घर जैसा लगा। हालांकि तलवार चलाने में माहिर बनने और जादुई मीनार के अंदर लाल और काले पहाड़ में प्रवेश करने के बाद उसकी इंद्रियां किसी कारण से उसे चेतावनी दे रही थीं। विकिर ने जमीन की ओर देखना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि कुछ आ रहा था। जब वे विचलित थे, कुछ ही देर बाद कुछ बहुत तेज गति से उनकी ओर बढ़ने लगा। बिना एक सेकंड गवाए, एक जानलेवा नजर से तीनों ने अपनी तलवारें खींच लीं और विकिर के सामने खड़े हो गए। हमारे लड़के ने हमला करने के लिए अपना धनुष खींचा। ग्रैनुल ने भ्रमित नजर से अपने हाथ आगे बढ़ाए और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। यह सिंक्लेयर थी, जिसके पास अब केवल 38 एचपी पॉइंट थे। उसका शरीर खरोंचों से भरा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लिया और डर से भरी निगाहों से जोर जोर से सांस लेने लगी। यह वीडियो का अंत है।